सानिध्य का स्पर्श है तकनीक की धार में, भावनाओं का संघर्ष है शब्दों के अवतार में। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन की इस विशेष प्रस्तुति युग दर्शन में मैं अंशिका अवनी आप सबका हृदय से अभिवादन करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने मिले हैं उसने कहीं ना कहीं हम सबके जीवन को प्रभावित किया है और हमारे जीवन शैली पर अपने गहरे फुटप्रिंट्स भी छोड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बातें सोशल मीडिया की। वैसे सोशल मीडिया पर बातें तो पहले भी हो चुकी है, पर आज आपके अनुभव को विशेष बनाने हमने हमारी प्रस्तुति में ढेर सारी कविताएं भी रखी हैं। कविताएं जो अपने लय, छंद और भावनाओं से हमें आपसे जोड़ कर रखे, ऐसी आशा है। तो चलिए इस सफ़र का शुभ आरंभ करते हैं और अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं हमारे विशेष मेहमानों का, जो देश की ऊर्जा है, भविष्य की संरचना और है राष्ट्र की युवा शक्ति। अमन, शिवांगी, अंजलि, आप सबका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है और हम यह आशा करते हैं कि आज हम यहाँ जिन विचारों का सृजन करें वो राष्ट्र हित में हो और हम सब यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। अमन। जोहार सभी को। आज हम लोग सोशल मीडिया पे बात करेंगे। मैं अमन देवघर झारखंड से हूँ। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम शिवांगी है, मैं चंदवा लातेहार से। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अंजलि भारती है, मैं कोरचे रामगढ़ से हूँ और मैं आज सोशल मीडिया पे अपना दृष्टिकोण रखने जा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद अंजलि। दोस्तों, हमारे आज का विषय हमें दुनिया भर की कहानियों से जोड़ता है ना जी। और जिन कहानियों में मानवीय स्पर्श होता है वो किस्से कभी पुराने नहीं होते। हमें आज भी बचपन की वो लोरियां बिल्कुल कंठस्थ याद है ना। अब कहानियों का क्या है, वो तो हमें गलियारों में, नुक्कड़ों पर मिल ही जाते हैं। कहानी गंगा के बहते दीपों में, कहानी सागर में रहते द्वीपों में, कहानी अंतरिक्ष के सितारों में, कहानी स्कूल के गलियारों में, कहानी बाहर की सजावट में, कहानी हृदय की बुनावट में। जी हाँ, कहानियाँ मन का शोर है, कहानियाँ ढूंढो तो हर ओर है। वैसे देखा जाए तो वो दौर भी तो अब एक कहानी बन गया है जब लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और एसटीडी बूथ जैसे शब्द हमारी दिनचर्या में बुने होते थे। पर अंजलि, कैसा हो कर आपकी कविता से हम उस दौर का एक झांकी ज़रूर पा सके। हाँ, तो आइए चलते हैं हम गांव की ओर, ज़रा गांव का सैर करें। चलते हैं वो कच्ची पगडंडियों से होते हुए, पर ज़रा ध्यान से चलिएगा क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, कीचड़ है और कच्ची पगडंडियाँ हैं और लहलहाती फसलों को देखकर आप फिसल सकते हैं। तो बिल्कुल गांव में सुबह सुबह वो बच्चों का चहचहाहट, चिड़ियों के साथ आलाप लगाना, फिर मुर्गे की बांग और गायों की, बैलों की गले की घंटी, वो सब कुछ बहुत याद आता है। कांसी, पलास, उन फूलों को जूड़े में सजा नृत्य और गीतों से सबको रिझाना, कित और तारों को गिनती पहाड़े सीख जाना। वो भले लोग सब पे चलावे समर्पण और प्रेम का जोग। क्या बात है अंजलि, क्या बात है। और आपके कविता में, आपकी बातों में गांव का वो सुंदर परिदृश्य हम सबको याद आ जाता है। पर अमन, जब हम सबसे पहले सोशल मीडिया के बारे में सुनते हैं, विचारते हैं, तो वो कौन सी बातें हैं जो सबसे पहले मन में आती है? अमन। सोशल मीडिया आजकल के दौर में हमें ऐसा है, मदद कर रहा है कि हम कितने भी दूर बैठे हुए हैं, कोई मुझसे कितना भी दूर हो, बस चंद सेकंड में हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। इन पे चंद पंक्तियाँ हैं, मैं प्रस्तुत करता हूँ।
कि जुड़ाव अब कितना आसान हुआ, दूर होकर भी पास इंसान हुआ। जुड़ाव अब कितना आसान हुआ, दूर होकर भी पास इंसान हुआ। बंदिशों में नहीं अब बनता कोई, बंदिशों में नहीं अब बंधता कोई। पहाड़ मैदान सब एक समान हुआ। बहुत विशेष प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और आपके शब्दों में एक पुराने दिनों की याद है। और इसी के साथ हम शिवांगी की ओर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे सोशल मीडिया संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधने का बहुत अच्छा सा माध्यम बन रहा है। शिवांगी जी बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत ही आवश्यक है और हमें एक सूत्र में बांधने की बहुत पूरी कोशिश करता है। क्योंकि एक कविता है, मैंने ये एक कविता की तरह देखे कि जिनको हमने सिर्फ सुना था अखबारों में कहीं पढ़ा था, जिनको हमने सिर्फ सुना था अखबारों में कहीं पढ़ा था, उनका अब हम हिस्सा भी बन सकते हैं। घर बैठे सब सीख सकते हैं। सीमाओं की दूरी भी अब मिट गई है, भाषाओं का फ़र्क भी अब खत्म हो गया है। हम सब अपने अपने दुख सुख साझा करते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए ही हम पूरे देश को जाना करते हैं, पूरे देश को जाना करते हैं। क्या बात है। आपने बहुत सरल शब्दों में सोशल मीडिया का जो वास्तविक उद्देश्य था उससे हम सबको रूबरू कराया। आपको बहुत सारी बधाई शिवांगी। आज जब हम बात करते हैं संघर्ष की, तो हर कोई अपने घर से अलग है। आप सब भी अपने गांव से, अपनी मिट्टी से दूर हैं ताकि आप अपना काम कर सके। आपका कार्य क्षेत्र है रांची। तो ऐसे में एक छोटी सी कविता है जो हमने लिखी थी और शायद वो आज के प्रसंग के लिए काफ़ी प्रासंगिक हो। तो कहा है कि आज फिर त्योहारों का मौसम आया है ताकि हर घर में दीप जल सके। मैं सरहदों पर डटा रहूँगा माँ, ताकि मेरे हर घर में दिवाली मन सके। तो क्या हुआ जो इस बार भी मैं घर को यूं न जा सका, न माँ के पैर भी छुए, न तोरण मैं सजा सका। पर मन नाजुक इस डोर पर पड़ी तकनीक की छाया है। मैं तुझसे अब दूर नहीं माँ, देख मेरा वीडियो कॉल आया है। तो अनेक भावनाओं को समेटती यह कविता हमें दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया ने हमारे त्योहारों को जीने का, त्योहारों को मनाने का तरीका भी बदला है ना। तो ऐसे में अंजलि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे त्योहार के रूप बदल रहे हैं पर त्योहार का भाव आज भी वैसा है। तो बिल्कुल, आइए हम इस पे प्रकाश डालें। लोक गीत, लोक नृत्य और लोक परिधानों पे कुछ पंक्तियाँ बद करते हुए। बिल्कुल। हुआ लहंगे चोली सूट सलवार का आदान प्रदान, हुआ लहंगे चोली सूट सलवार का आदान प्रदान। झारखंड की लाल पाड़ साड़ियाँ अंडमान में पाए सम्मान। रेशम की साड़ियाँ धोती कुर्ता पल में जाए विदेश, और वहाँ की जीन्स टॉप किमोनो पल में पहुँच जाए स्वदेश। अब ज़रा गौर फरमाते हैं लोक गीत की ओर, लोक नृत्य की ओर। बिहू गरबा झूमर में झूमे पूरा हिंदुस्तान। कजरी पंजाबी में थिरके मेरा देश महान। पाइका छऊ सोहराई को मिला युवा का डिजिटल प्यार। लाइक कमेंट और शेयर का दुलार। क्या बात है, सरल शब्द और बहुत सुंदर संदेश। दोस्तों, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया संस्कृति का एक बहुत सुंदर वाहक बन रहा है। कला और भाषा जैसे सांस्कृतिक पक्ष आज हम दुनिया भर तक पहुंचा सकते हैं। हम दुनिया से जुड़ रहे हैं और उससे भी विशेष बात, अपने देश की इतिहास और संस्कृति का भी हिस्सा बन रहे हैं। अब देखिए, अभी गुजरात में बैठा व्यक्ति बिहार की मधुबनी सीख सकता है, वहीं मिजोरम के हमारे भाई बहन आजकल पंजाबी लोकगीतों का बड़ा आनंद ले रहे हैं। अब ऐसे में शिवांगी, हम अगर भारत की संस्कृति की बात करें
और व्यंजनों का जिक्र ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से व्यंजन हमारे संस्कृति में सानिध्य का एक पुल है। शिवांगी जी बिल्कुल, जीवन में किसी भी त्यौहार को अगर हम मनाते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारे दिमाग में यही बात आती है कि व्यंजन क्या रहेंगे। बिल्कुल। तो उसमें हम एक कविता से कहती हूँ कि कविता से बात रखती हूँ कि व्यंजन के नाम से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और माँ के हाथ का हो तो मन भी तृप्त हो जाता है। नानी माँ की कहानियाँ, दादी की ढक्कन डब्बा रोटी, पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भर पाता है। बिहार की दल पीठी, झारखंड की मड़वा रोटी, ठंड में मेरे घर पे ही बनता है सरसों दा साग व मक्के दी रोटी। केरला का अप्पम, उड़ीसा का छेना पोड़ा, हरियाणा की बाजरे की खिचड़ी व गुजरात का ढोकला। जो कल तक सिर्फ अपने अपने राज्य तक ही सीमित था, आज वो सोशल मीडिया के जरिए घर घर तक पहुंच जाता है, घर घर तक पहुंच जाता है। अब आपने इतने सारे व्यंजनों के नाम लेकर हम सबके मन को प्रफुल्लित कर दिया है ना अमन? जी। पर जब संस्कृति की बात हो और लोकगीतों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब लोकगीत सिर्फ गाने नहीं हैं, वो हमारी संस्कृति की एक निराली सी छटा भी है। ऐसे में जब हम अपने लोकगीतों को YouTube जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखते हैं तो मन में एक जुड़ाव महसूस होता है। कैसा हो अगर आप अपनी लोक भाषा अंगिका में हमारे दर्शकों को संबोधित करें, उन्हें कुछ प्यारा सा संदेश दें। अमन, मैंने अपने, क्योंकि मैं देवघर से हूँ तो वहाँ की लोक भाषा एक अंगिका भी है, तो अंगिका में मैंने कुछ लिखा था जो कि इसी दौर के लिए, शायद इसी दिन के लिए बना था। तो पंक्तियाँ ऐसा है कि नक्षत्र देखी के खेती बतावे वाला अब कहाँ, कि नक्षत्र देखी के खेती बतावे वाला अब कहाँ, तोर घर के अपन घर बतावे वाला अब कहाँ, और कि नक्षत्र देखी के खेती बतावे वाला अब कहाँ, तोर घर के अपन घर बतावे वाला अब कहाँ, और संसार सब हरे गिले ई फोने में देखो, संसार सब हरे गिले ई फोने में देखो, गीत माई माटी के गावे वाला अब कहाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, अमन की कविता ने तो हमें अपने अपने गांव की सैर करा दी, पर क्या आपने कभी अपनी लोक भाषा में कुछ कहने का, कुछ गाने का प्रयास किया है? हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के बाद आप ऐसी कोशिश ज़रूर करेंगे। अंजलि, हम जब स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमने सुना है कि आप जंतु विज्ञान की छात्रा हैं, तो चलिए आपसे जान ले, क्या ऐसे कुछ प्रकृति से जुड़े स्टार्टअप्स हैं जो राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो हम सबको जोड़ने के उद्देश्य से लाए गए हैं? अंजलि जी बिल्कुल। तो जूलॉजी को हम कहते हैं जंतु विज्ञान। बिल्कुल। और उसके साथ साथ चलता है आपका बायोलॉजी में बॉटनी, जिसे हम कहते हैं पादप विज्ञान। तो दोनों जो ब्रांचेस है वो दोनों साथ मिला करके आपके राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज मैं जंतु विज्ञान से एक स्टार्टअप बताऊंगी, वो है वकाउ फूड्स का। तो ये अभी आपका देश और विदेश में बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट प्लेस, इंटरनेशनल मार्केट में इसका फैला हुआ बिजनेस है। और ये बहुत ही छोटे फल, यानी कि कटहल जो एक आम फल है, बिल्कुल जैक फ्रूट जिसे हम कहते हैं, जी, गांव और शहर में आसानी से मिल जाता है। और उसका केवल हम इतना ही जानते हैं कि उसका बस सब्जी बनता है या तो बस अचार बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर नहीं तो वो बेकार चला जाता है। पर इस वकाउ फूड कॉरपोरेशन ने क्या किया कि जो वेगन ट्रेंड है उस टाइम एज अ मीट सब्स्टिट्यूट इसको लेकर के आए। और इससे ये हुआ कि जो जंतु में हिंसा होती थी, एनिमल और ह्यूमन का इंटरैक्शन होता था, उसे एक स्वास्थ्यपूर्ण ढंग से ले चलते हैं। बिल्कुल। जब जीवन में उद्देश्य हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता, है ना अमन? अब संस्कृति का वाहक सोशल मीडिया, पर उसमें राष्ट्र निर्माण की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जब तकनीक का सही प्रयोग होता है तो अंधेरे घर रोशन होते हैं।
कैसे बनती है तकनीक से ये दुनिया एक बेहतर दुनिया, जानते हैं आपकी ही कुछ कविता से। जी बिल्कुल। आज इंटरनेट हर एक गांव में पहुंचा हुआ है, जिसके कारण ऐसा है कि गांव में अब सुविधा मिल रही है, उन्हें प्रॉपर सही तरीके से उन्हें मिल रहा है कि वो जानकारियां मिल रही हैं जो उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कुछ योजनाओं की जानकारी है तो उन्हीं को मैंने कुछ पंक्तिबद्ध किया हुआ है कि जन जन का अब कल्याण हुआ, जन जन का अब कल्याण हुआ, योजनाओं का हमें भान हुआ। जन जन का अब कल्याण हुआ, योजनाओं का हमें भान हुआ। अब सरकार गांव से दूर नहीं, कोई गांव मजबूर नहीं। अब सरकार गांव से दूर नहीं, कोई गांव मजबूर नहीं। अब कोई लड़का अब असुविधा के चलते कोई पढ़ाई छोड़ दे, किसी लड़के का वैसा दस्तूर नहीं। क्या बात है अमन। तो जैसा हम देख रहे हैं कि किसी भी देश की सफलता के लिए इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान होता है, पर उसके साथ ही हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसे हम खुशहाली सूचकांक कहते हैं, उसकी भी बड़ी भूमिका होती है। जिस देश में लोग खुश होते हैं उस देश में प्रगति भी निरंतर होती है। अब दोस्तों, जैसा हम देखते हैं कि आजकल अखबारों में हर तरफ विचलित करने वाली खबर आती है, तो मन का निराश होना भी स्वाभाविक है। पर आज हम अपने दर्शकों के लिए कुछ ऐसे कहानियां चुनकर लाए हैं, है ना, जो उनके मन को खुश कर दे और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आए। चलिए अंजलि, आपकी कहानी से शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक प्रकृति प्रेमी की। तो इसे मैंने लयबद्ध किया है, पंक्तिबद्ध किया है। आइए सुनते हैं। हाँ, मैंने सुना एक घटना, नाम है मनोज रंजन, है हरमू हाउसिंग कॉलोनी के वो सज्जन। प्रकृति से प्रेम था बड़ा गहरा, कुछ दिनों में ही उन्होंने एक प्यारा सा उपवन कर दिया खड़ा। 200 प्रजातियों के फूल फल, 3 टायर हेलमेट को रंग, मिला पेटियों का भी संग, संग संग बनाया उन्होंने एक सुनहरा कल। तो हमने देखा किस तरह एक कचड़े के अंबार को, जहाँ पे सारे लोग सोसाइटी के आकर के कचरा फेंकते थे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण का कारण था, लेकिन वो उन्होंने गवर्नमेंट या फिर उनकी पॉलिसीज़ को दोष देने के बजाय खुद पे जिम्मा उठाया और उसे एक सुंदर सा प्यारा सा उपवन में बदल दिया। बिल्कुल, जहाँ कोशिश होती है, जहाँ निष्ठा होती है, वहाँ हार की तो गुंजाइश नहीं होती। शिवांगी, आपके पास क्या कहानी है? जी, मेरे पास भी एक ऐसे ही रोमांचक कहानी है कि एक दिन मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पास एक थोड़ा सा क्लिप आता है इरा सिंघल जी का। जी, उनकी कहानी मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगी। मैंने उनके बारे में जब खोजा, जाना, पढ़ा, तो मुझे पता चला कि वो दिव्यांग थी। उन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद सामान्य श्रेणी में यूपीएससी की परीक्षा पास करी और आईएएस अधिकारी बनी। उनकी कहानी ये थी कि वो बचपन से ही ना आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, बट उन्होंने परीक्षा दी भी, यूपीएससी के 3 बार परीक्षा दी, बट दिव्यांग होने के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। आईआरएस की पद उन्हें मिल रही थी, बट उन्हें नियुक्ति नहीं मिली, तो उन्होंने केस करी, लड़ाइयाँ लड़ी और फिर आईआरएस की नियुक्ति पर बैठी। उन्होंने पद संभाला, परंतु उनका ख्वाब बचपन से ही था कि वो आईएएस अधिकारी बने। तो आईआरएस के पद पे बैठे हुए भी उन्होंने यूपीएससी की 4थी बार परीक्षा दी और उन्होंने टॉप किया और आईएएस के पद पे ज्वाइन किया। बिल्कुल, आज हम इरा सिंघल जी की बातें कर रहे हैं, तो ये एक तरह का संकेतक है कि जब आप मेहनत करते हैं तो फिर दुनिया आपको जानती भी है, आपको पहचानती भी है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अमन, आपकी कहानी के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। मैं भी इसी तरह एक दिन फेसबुक वगैरह पे देख रहा था, तो एक क्लिप आती है जिसमें एक सज्जन थे जिनका नाम तिलक पंडित था। वो गुवाहाटी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारी एक लोक व्यंजन, जो कि शायद बहुत प्रसिद्ध है हमारे बिहार झारखंड में, ठेकुआ, बिल्कुल, उन्होंने एक ब्रांडिंग किया और वो इंस्टाग्राम के मार्केटिंग से ही उन्होंने
कभी करोड़ों का बिजनेस उनका चल रहा है, तो दैट्स अ वेरी इम्प्रेशन। अच्छा, उस स्टार्टअप का क्या नाम है, ताकि हमारे दर्शक जान सकें? नाम ही ठीक हुआ है उनका। नाम ठीक हुआ है, बिल्कुल, क्या बात है। तो आप सबकी कहानियों से ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बुराइयां हैं पर बहुत सारी अच्छाइयां भी है। जीवन में ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं और लोगों के किए अच्छे काम हमें हौसला देते हैं, है ना? दर्शकों, निस्संदेह यह बात है कि सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें कितना कुछ सिखाया, दुनिया भर से हमें जोड़ा। पर जब किसी चीज़ की अतिशयोक्ति होती है तो उसका पतन होना भी स्वाभाविक है। ऐसे ही आपने संत कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा सुना होगा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। जिसका अर्थ है कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो जानकारियों की ही क्यों ना हो। अंजलि, हम एक समय में हजारों जानकारियों से घिरे होते हैं, है ना? ऐसे में हम किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। किस तरह से युवाओं में इसको लेकर परेशानियां देखी गई है, क्या समस्याएं आती है इंफॉर्मेशन फ्लड के कारण? जी तो जी बिल्कुल, इंफॉर्मेशन फ्लड के कारण आप बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है, और ये ज़्यादातर देखा गया है आज के युवा दौर में। जब वो जॉब के तलाश में बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जहाँ जहाँ रोजगार मिल रहा है वो 10 जगह या फिर 1000 जगह पे दिमाग दौड़ाते हैं। बिल्कुल। और दिमाग दौड़ाना में कोई बुराई तो नहीं है, बट फिर भी किसी एक चीज़ पे आप कंसिस्टेंट नहीं रहिएगा तो फिर वो दिक्कत का कारण नहीं मिलती। बिल्कुल। बोलते हैं ना कि एक बार में बस एक ही नाव में सवार होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसे मैंने कुछ शब्दों के साथ कविता का रूप दिया है, मैं उसे सुनाती हूँ। एक बार में बस एक निवाला ले, एक बार में बस एक निवाला ले, एक समय में कदम हमारे बस एक दिशा की ओर चले। एक बार में बस एक ही श्वास भीतर ले, एक दिमाग से बस एक तरफ सोचे। क्यों 10 विचारों को घर करना, क्यों लंकाधिराज दशानन बनना। आदतों पर ज़रा गौर करे, एक समय पे एक विचार को और करे। इसमें संत कबीरदास जी का एक बेहद ही प्रसिद्ध दोहा भी है, माला तो कर मैं फिरे, जीव ही फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सुमिरन नाही, बिल्कुल। और जैसा कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव सिर्फ युवाओं तक ही नहीं अपितु बच्चों में भी देखा जाता है। छोटे बच्चे जो अबोध होते हैं उनको यह ज्ञान ही नहीं कि सोशल मीडिया कितना खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे में अमन, खाना खिलाते वक्त फ़ोन थमा देना, किस तरह की प्रवृत्ति हम लोगों में देखते हैं? क्या यह परवरिश सही तो बिल्कुल नहीं है, पर इस तरह पर हम काम कैसे कर सकते हैं? आपका क्या संदेश होगा? जी बिल्कुल, फ़ोन देना बच्चों को खाने के लिए ये कतई सही नहीं है। और क्योंकि हमारी संस्कृति रही है, हमारे शास्त्रों में भी खाने को एक बहुत पवित्र दर्जा रखा गया है। उसे एक क्रिया मानी जाती है जिसका एक नियम है। बिल्कुल। जैसे अभी है कि हम जब भी खाने बैठते हैं तो हमें उत्तर या फिर पूरब दिशा में ही बैठना है जी, ये हमारे नियम में लिखा हुआ है। तो ऐसे में कहीं भी कुछ भी करना ये कतई सही नहीं है। इसके लिए चंद पंक्तियाँ मैं आह्वान के रूप में श्रोताओं को समर्पित करूँगा कि ये दौर कैसा हम पाल रहे हैं, ये दौर कैसा हम पाल रहे हैं, कैसे बच्चे संभाल रहे हैं, ये दौर कैसा हम पाल रहे हैं, कैसे बच्चे संभाल रहे हैं। जिनको होना था ज्ञान की दिशा में, जिनको होना था ज्ञान की दिशा में, जिनको होना था ज्ञान की दिशा में, उन पे ये कैसा प्रभाव हम डाल रहे हैं। और सामने खाना हाथ में फ़ोन, सामने खाना हाथ में फ़ोन, भोजन या विष, भोजन है या विष, इसका ख्याल रहे। क्या बात है, बिल्कुल सटीक संदेश आपने दिया है। और इसी के साथ जब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं तो ऐसे में पुरानी दुनिया के पिटारे से कुछ पन्नों को, कुछ चिट्ठियों को
कुछ पुराने खेल, संयुक्त परिवार की सुंदरता को अगर हम वापस ले आए तो इसका अर्थ है कि हम अपने कार्यक्रम के उद्देश्य में सफल हो रहे हैं। अंजलि, आपकी एक कविता से हम अपने शो का अंत करते हैं और फिर हम आपसे कविता सुनना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि हमें परमात्मा ने ये ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की चाशनी छोटे छोटे पल, छोटे छोटे उसमें बंधी सुकून से है। तो हमें उसे डिजिटल गुलामी करने में तो नहीं बिताना चाहिए ना, हमें खुल के जीना चाहिए। तो उसी में आगे है कविता कि अभी उड़ान को तो ये खुला पूरा आसमान है, अभी उड़ान को तो ये खुला पूरा आसमान है, स्वागत तुम्हारे नन्हे पंखों को करने को उत्सुक तो पूरा जहान है। कैद को त्यागो क्योंकि तुम्हारी आज़ादी में भी जान है, खुद में विश्वास रखो क्यों पिंजड़े में सिकुड़ बैठे हो, किस डर से ठिठुर अकड़ बैठे हो, आओ देखो तो सही वास्तव में ये प्रकृति कितनी महान है। फ़ोटो के फ़िल्टर से ज़्यादा सुनहरी तो सूरज की रोशनी में है, छोटे छोटे पल में बंधी सुकून की जीवन की चाशनी है। तो आइए इनविटेशन, बर्थडे कार्ड्स हाथों की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट से सजाएं, कुछ आकृतियाँ मन के पिटारों से निकाल बनाएं और कुछ पल हम सुकून के माँ बाबा और दोस्तों के संग हंसी ठिठोली में करते बिताएं। बिल्कुल अंजलि, और आज हमने आप सबके साथ इतनी सार्थक चर्चाएं की कि हमें यह विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। और अंजलि, अमन, शिवांगी, आप सबका दूरदर्शन के तरफ से बहुत बहुत आभार है और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अपने जीवन के लिए। तो दर्शकों, सोशल मीडिया का सही प्रयोग हमें जागरूक बना सकता है, जोड़ सकता है, वही हमारे समाज को सशक्त भी कर सकता है। चलिए डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी के साथ कदम बढ़ाएं। आज हमने सोशल मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, पर युव दर्शन के अगले अंक में हम आपसे किसी अन्य विषय पर मिलेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।